तो दोस्तों एनसीआरबी की रिपोर्टों के मुताबिक भारत में हर रोज़ तकरीबन 82 मर्डर केस के मामले दर्ज किए जाते हैं, जिनमें से कुछ केस तो ऐसे होते हैं जिनकी बाहरी लोगों को ना तो कोई हवा लगती है और ना ही कोई भनक ना ही कोई खबर। इन केसों की फाइलें पुलिस स्टेशन से लेके कोर्ट कचहरी तक यूं ही धूल लगती रहती हैं। लेकिन कुछ केस इतने चर्चित होते हैं जो कि हरवे जरवे चर्चा में आ ही जाते हैं। ऐसा ही एक बहुचर्चित भारत का हत्याकांड है जेसिका लाल मर्डर केस। दोस्तों ये इतना चर्चित केस है कि साले बीत जाने के बावजूद भी लोग इसे भुलाए नहीं भूल पाते हैं। हरबे जरबे ये चर्चा में आ ही जाता है और चर्चा का विषय बना रहता है। फिलहाल दोस्तों भारत के जेसिका लाल मर्डर केस में विधायक के बेटे से लेके पूर्व राष्ट्रपति के एक रिश्तेदार तक, और वहीं आपको बता दूं कि सांसद के बेटे से लेके पूर्व क्रिकेटर के पिता तक के तार जुड़े होने की बात निकल के पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई थी। आखिर क्या है जेसिका लाल मर्डर केस? पूरी कहानी जानने के लिए बने रहना गुलजार खान यूट्यूब चैनल के साथ आखिर तक। इस वीडियो में कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये घटना है साल 1999 अप्रैल माह की। दिल्ली के महरौली शरीफ में कुतुब कॉलोनी हवेली में एक डेमिरन कोड नाम का रेस्टोरेंट हुआ करता था। ये डेमिरन कोड रेस्टोरेंट जो था ये बीना रमानी का था। बीना रमानी दिल्ली की अमीर महिलाओं में गिनी जाती थीं और ये काफ़ी प्रतिष्ठित महिला थीं। लिहाजा इन्होंने अपना डेमिरन कोड रेस्टोरेंट अमीर और नेता लोगों के लिए बनवाया था, जिसमें ज़्यादातर दिल्ली की हाई क्वालिटी सोसाइटी से संपर्क रखने वाली फैमिली के लोग ही जाते थे या फिर नेता लोग जाया करते थे। इस रेस्टोरेंट में हर थर्सडे को वीआईपी पार्टी की जाती थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि साल 1999 में अप्रैल माह में इसमें एक पार्टी चल रही थी। 28 और 29 अप्रैल की रात को बहुत ज़्यादा ही इसमें वीआईपी पार्टी रखी गई थी, और ये पार्टी थी बीना रमानी के पति जॉर्ज मेल होल्टन की। वैसे तो बीना रमानी एक भारतीय महिला थीं, लेकिन उन्होंने कनाडा के बड़े बिजनेसमैन जॉर्ज मेल होल्टन से शादी की थी, इसलिए उनके पास कनाडा की भी नागरिकता हासिल थी। लेकिन साल 1999 में जॉर्ज मेल होल्टन और बीना रमानी ये रेस्टोरेंट चला रहे थे। फिलहाल इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है मालिनी रमानी। मालिनी रमानी वैसे तो एक फैशन डिज़ाइनर थी, लेकिन इन दिनों वह अपना करियर मॉडलिंग में बनाने में लगी हुई थी। फिलहाल 28 अप्रैल और 29 अप्रैल को जो पार्टी रखी गई थी ये बहुत वीआईपी पार्टी रखी गई थी, क्योंकि मीना रमानी के पति जॉर्ज मेल्टन अब इंडिया छोड़ के कनाडा जा रहे थे। इसीलिए जॉर्ज मेल्टन के स्वागत में फेयरमेल पार्टी रखी गई थी, और इस फेयरमेल पार्टी में आम बारटेंडर रखे जाने के बजाय मॉडल बारटेंडर को रखने का फैसला किया गया था। जब मॉडल बारटेंडर को रखने का फैसला किया गया तो बीना रमानी और जॉर्ज मेल होल्टन की बेटी मालिनी रमानी ने अपनी पहचान का इस्तेमाल किया और अपनी मॉडल दोस्तों से संपर्क किया। लिहाजा मालिनी रमानी ने इस पार्टी में अपनी मॉडल दोस्तों को बारटेंडिंग का काम संभालने का ऑफर दिया। लिहाजा उसकी मॉडल दोस्त इस काम के लिए एग्री हो गईं। सभी कुछ तय होने के बाद वह 28 अप्रैल की शाम को इसी डेमिरन कोड रेस्टोरेंट में पहुंच गईं और अपने अपने स्थान पे जाकर खड़ी हो गईं। आपको बता दें कि जिन खूबसूरत महिला बारटेंडर को ऑफर दिया था बीना रमानी की बेटी मालिनी रमानी ने, उन्हीं मॉडल बारटेंडर में एक जेसिका लाल भी शामिल थी। वो भी आ गई थी और उसने भी मालिनी रमानी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। फिलहाल दोस्तों जेसिका लाल का जन्म 1965 में 5 जनवरी को हुआ था। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जेसिका लाल मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर संभालने में लगी हुई थीं। फिलहाल ये ज़्यादा कामयाब तो नहीं हो पाई थीं, लेकिन इनकी ज़िंदगी और करियर ठीक ठाक चल रहा था।
दोस्तों पार्टी 9 बजे शुरू होती है और तय समय के मुताबिक इस पार्टी को 11 बजे ख़त्म हो जाना था, लेकिन मज़े-मज़े में पार्टी लेट नाइट तक चल जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि 28 और 29 अप्रैल की रात को दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी के एक बड़े से बंगले में 4 दोस्त पार्टी कर रहे थे, जिसमें शामिल था सिद्धार्थ विशिष्ट उर्फ मनु शर्मा, वहीं विकास यादव, वहीं अमरदीप किल और वहीं शामिल था इस पार्टी में आलोक खन्ना। तभी सिद्धार्थ विशिष्ट उर्फ मनु शर्मा को पार्टी करते वक्त डिफेंस कॉलोनी के बंगले में रात के तकरीबन 12 बजे ध्यान आता है कि डेमी रन कोड में हर थर्सडे को एक बड़ी वीआईपी पार्टी की जाती है। लिहाजा वह अपनी फौरन ही टाटा सफारी कार निकालता है और तीनों दोस्तों को साथ लेता है और दिल्ली के महरौली शरीफ के कुतुब कॉलोनीड हवेली के इसी डेमिरन कोड रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहां पार्टी धूमधाम से चल रही थी। ये चारों दोस्त आते हैं और खूब पार्टी में पहले तो डांस करते हैं और कुछ खाते पीते भी हैं। अब आपको बता दूं कि मनु शर्मा जो है ये कोई आम आदमी नहीं था। ये हरियाणा के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले विनोद शर्मा का बेटा था। जो विनोद शर्मा साल 1985 से लेके 1987 तक पंजाब के एमएलए रहे थे। वहीं वही विनोद शर्मा साल 1992 से लेके 1998 तक राज्यसभा एमपी रहे थे। वो ही विनोद शर्मा जो कि साल 2005 से लेके साल 2014 तक हरियाणा में लगातार एमएलए चुने गए थे। फिलहाल इससे साफ ये जाहिर होता है कि मनु शर्मा कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि ये इंडिया के बड़े पॉलिटिक नेता का बेटा था। इसके साथ में जो विकास यादव था ये भी कोई आम आदमी नहीं था। विकास यादव यूपी के बाहुबली विधायक डीपी यादव का बेटा था। डीपी यादव साल 1989 से लेके 1996 तक लगातार ये विधायक रहे थे। इसी के साथ साथ 1996 से लेके 1998 तक डीपी यादव लोकसभा एमपी रहे थे। 1998 में डीपी यादव को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा सांसद बना के भेजा था। वहीं आपको बता दूं कि डीपी यादव जो हैं ये साल 2007 से साल 2012 तक यूपी में लगातार बाहुबली विधायक भी रहे। इससे साफ ये जाहिर होता है कि मनु शर्मा और विकास यादव ये दोनों ही इंडिया के बड़े पॉलिटिक नेताओं के बेटे थे, कोई आम आदमी नहीं थे। इनके साथ जो शामिल थे दो दोस्त और इनके, अमरदीप किल और वहीं आपको बता दूं आलोक खन्ना, ये भी कोई आम आदमी नहीं थे। ये भी कोका कोला कंपनी के बड़े अधिकारी थे। फिलहाल रात के तकरीबन 12:30 बजे जब ये चारों दोस्त टाटा सफारी कार से आते हैं दिल्ली के महरौली शरीफ कुतुब कॉलोनीड हवेली में डेमिरन कोड रेस्टोरेंट में, तो ये देखते हैं कि पार्टी अभी धूमधाम से चल रही है। तभी ये भी डेमिरन कोड रेस्टोरेंट में चारों घुस जाते हैं और कुछ डांस करते हैं और जनाब कुछ खाते पीते भी हैं। जहां पार्टी चल रही थी जॉर्ज मेल होल्टन के स्वागत में, ये फेयर मेल पार्टी थी। इसी पार्टी में ये भी शामिल हो जाते हैं और चारों दोस्त खूब डांस करते हैं और कुछ खाते पीते हैं। इसके बाद होता ये है कि जो मनु शर्मा था ये सामने काउंटर पे जा पहुंचता है, जहां जेसिका लाल मॉडल बारटेंडर खड़ी हुई थी। बला की खूबसूरत जेसिका लाल को देखकर मनु शर्मा कहता है कि शराब दो। तभी जेसिका लाल कहती है कि शराब खत्म हो गई है। तभी मनु शर्मा अपनी जेब से 1,000 की नोट निकालते हुए बढ़ाता है जेसिका लाल की तरफ और कहता है कि शराब दे दो। जब ही जेसिका लाल फिर से कहती है कि शराब खत्म हो गई है। इसमें मनु शर्मा अपनी इंसल्ट समझता है और इंसल्ट समझते हुए वह अपनी पिस्तौल निकालता है और हवा में छत की तरफ 2 फायर कर देता है। उसके बाद फिर कहता है काउंटर पे खड़ी बारटेंडर जेसिका लाल से कि शराब दो। तभी जेसिका लाल हवाला देते हुए कहती है कि शराब खत्म हो गई है।
तभी मनु शर्मा अपनी पिस्तौल हवा में तानने के बजाय सीधी जेसिका लाल पे तान देता है और अगले ही पल वह गोली चला देता है। गोली जेसिका लाल की बाईं आंख को चीरते हुए उसके भेजे में जा लगती है और जेसिका लाल वहीं गिर के ढेर हो जाती है। लिहाजा होता यह है कि अगले कई मिनट तक पार्टी यूं ही चलती रहती है। पार्टी में शामिल तकरीबन 100 लोग, उन्हें यही नहीं पता लगता है कि पार्टी में किसी की हत्या कर दी गई है, क्योंकि वो नशे में धुत थे। पार्टी यूं ही कई मिनट तक चलती रहती है। उसके बाद रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी की नज़र जेसिका लाल पे पड़ती है, तो बीना रमानी भागी भागी सी जेसिका लाल के पास काउंटर पे आती हैं और वो लाश खून में लथपथ सनी हुई जेसिका लाल की देखती हैं। वहीं पर पास में डांस कर रहे मनु शर्मा पे भी उनकी नज़र पड़ती है, तो बीना रमानी मनु शर्मा से कहती हैं, तुम कौन हो और तुम पार्टी में क्यों आए हो, और आए भी हो तो पिस्तौल क्यों लेकर आए हो। तभी घबराई हुई आवाज़ में मनु शर्मा कहता है कि नहीं नहीं, गोली मैंने नहीं चलाई है। इतना कहकर ये चारों दोस्त भागने लगते हैं। रेस्टोरेंट के गेट पे खड़ा गार्ड मनु शर्मा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मनु शर्मा धक्का देते हुए गार्ड को भाग जाता है और ये चारों ही दोस्त अपनी टाटा सफारी कार से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तभी रास्ते में एक अनजान जगह पे मनु शर्मा जमीन में गड्ढा खोदता है और अपनी पिस्तौल दबा देता है। उसके बाद ये चारों दोस्त भागकर सीधे जाते हैं गाजियाबाद में डीपी यादव के बंगले पर। वहीं रात को ठहर जाते हैं और वहीं से मनु शर्मा अपने दोस्त मनु चिंगन के पास फोन कॉल करता है और उस अनजान जगह पे निशानदेही बताता है जहां उसने अपना पिस्तौल छुपाया था। लिहाजा होता यह है कि मनु शर्मा ने अपने दोस्त मनु चिंगन से कहा था कि पिस्तौल को नष्ट कर दो, और फिर मनु चिंगन पिस्तौल को नष्ट कर भी देता है। इधर जेसिका लाल की लाश को उठाकर रेस्टोरेंट से अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर जेसिका लाल को मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद पुलिस को भी तुरंत सूचना मिल जाती है और पुलिस भी फौरन ही पहुंच जाती है डेमिरन कोर्ट रेस्टोरेंट, जहां पार्टी में शामिल तकरीबन 100 लोगों से पूछताछ करती है। तो ज़्यादातर लोग गवाही देते हैं कि जेसिका लाल को गोली मनु शर्मा ने मारी है और मनु शर्मा गोली मारकर भाग गया है। इसके अलावा पुलिस जो है कुछ सरकमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठा करती है और पुलिस के पास गवाहों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी। इसके बाद पुलिस जो है लग जाती है तलाश में मनु शर्मा, विकास यादव, अमरदीप गिल, आलोक खन्ना की। लिहाजा पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी करती है, लेकिन कहीं से भी मनु शर्मा या इन तीनों में से कोई भी पुलिस के हाथ नहीं आता है। फिलहाल ये चारों ही दोस्त अंडरग्राउंड हो जाते हैं। पुलिस को कहीं से इनकी कोई भनक नहीं लगती है। अब जनाब, जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वैसे वैसे पुलिस पे पब्लिक का दबाव भी बढ़ रहा था। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। मनु शर्मा और वहीं विकास यादव, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना को गिरफ्तार करना चाह रही थी, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं लग रहा था। लिहाजा होता यह है कि तमाम कोशिशों के बाद पुलिस 2 मई 1999 को मनु शर्मा की वही टाटा सफारी कार को बरामद कर लेती है, जो टाटा सफारी कार से ये डेमिरन कोर्ट रेस्टोरेंट गए थे और वहां जेसिका लाल की हत्या करने के बाद इसी कार से फरार हो गए थे। कार तो बरामद पुलिस ने कर ली थी, लेकिन अब तलाश थी जेसिका लाल के हत्यारों की। पुलिस हत्यारों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी, लेकिन कहीं से मनु शर्मा या विकास यादव का कोई सुराग पुलिस को नहीं लग रहा था। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी के दरमियान मनु शर्मा के 2 करीबी दोस्त अमरदीप गिल और आलोक खन्ना को गिरफ्तार कर लेती है। इनसे पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने के बाद पुलिस लगातार छापेमारी करती है मनु शर्मा को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन मनु शर्मा का कहीं से कोई सुराग नहीं लगता है। इसी बीच मनु शर्मा के दोस्त मनु चिंगन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसने पिस्तौल नष्ट किया था। उसके बाद फाइनली पुलिस के दबाव के चलते मनु शर्मा 6 मई 1999 को चंडीगढ़ में सरेंडर कर देता है। इसके बाद
पुलिस जो है गिरफ्तार करती है रेस्टोरेंट की मालकिन और इस पार्टी को आयोजित करने वाली बीना रमानी और वहीं उसके पति जॉर्ज मेल होल्टन को, वहीं उसकी बेटी मीलानी रमानी को। पुलिस इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लेती है। इन पे आरोप लगता है कि इन्होंने बिना लाइसेंस पार्टी में शराब मुहैया कराई थी। इसके अलावा जांच में पाया जाता है कि ऑन पेपर इन्होंने ये दिखाया था कि बीना रमानी के पति जॉर्ज मेल होल्टन की ये फेयर मेल पार्टी है, इसमें गिने चुने कुछ चुनिंदा ही लोग शामिल होंगे। लेकिन पुलिस की जांच में पाया गया कि दिल्ली की हाई सोसाइटी फैमिली से जो भी संपर्क रखता है वो इस पार्टी में आ सकता है। और फिर बीना रमानी पे ये भी आरोप लगा था कि इन्होंने जेसिका लाल के क्राइम सीनरी से खून के धब्बे साफ कराए थे, इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था तीनों को ही। लिहाजा होता ये है कि अब पुलिस इस केस की जांच पड़ताल कर ही रही थी कि उल्टा इस केस का ठीकरा दिल्ली पुलिस पर ही फूट जाता है। पता लगता है कि दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर वाई एस जटवाल भी इस पार्टी में शामिल थे। लिहाजा वाई एस जटवाल को फौरन ही उनकी पोस्टिंग से हटाया जाता है और जांच से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद पुलिस जो है फौरन ही तलाश में लग जाती है किसके, विकास यादव के। डीपी यादव का बेटा विकास यादव अभी भी पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। ताबड़तोड़ पुलिस छापेमारी कर रही थी। लेकिन दोस्तों होता यह है कि 29 मई साल 1999 को विकास यादव दिल्ली पुलिस के सामने खुद ही सरेंडर कर देता है। लेकिन पुलिस को पता लगता है कि सरेंडर करने से पहले विकास यादव ने बज़ाब्ते मिजोरम जाकर वहां की एक स्थानीय अदालत से अंतरिम जमानत ले रखी है। पुलिस के लिए ये बड़ी नाकामी थी। अभी पुलिस इस केस की जांच पड़ताल कर ही रही थी, सबूत ये इकट्ठा कर रही थी और गवाह जुटा रही थी। तभी पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान ही ये पता लगता है कि रेस्टोरेंट डेमिरन कोर्ट की मालकिन बीना रमानी और उसके पति जॉर्ज मेल होल्टन और उनकी बेटी मालिनी रमानी ने भी अदालत से जमानत ले ली है और ये लोग सबके सब जेल से बाहर आ गए हैं। फिलहाल पुलिस अपनी जांच पड़ताल पूरी करती है और लंबे समय तक पुलिस अपनी जांच पड़ताल पूरी करने के बाद 12 लोगों को इसमें आरोपी बनाती है और आरोपी बनाए जाने के बाद फाइनली 3 अगस्त 1999 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देती है। पुलिस के मुताबिक ये केस अदालत के सामने एक आईने की तरह खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही कोर्ट में मामला पहुंचता है तो केस नया रूप लेना शुरू कर देता है, क्योंकि इसका सबसे मेन जो गवाह था साइन मुंशी 3 मई को अपनी गवाही से मुकर जाता है और वो अदालत में अपने बयान तोड़ देता है, जहां से केस कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों 5 मई को जो दूसरा गवाह था इस केस का, जिसका नाम है इलेक्ट्रीशियन शिवताज भी 5 मई को अपने बयान तोड़ देता है और अपने बयानों से मुकर जाता है अदालत के सामने। यहीं पर से केस और कमज़ोर पड़ जाता है। दोस्तों होता यह है कि तीसरा गवाह इस केस का था करण राजपूत भी 16 मई को अपने बयान अदालत के सामने तोड़ देता है और अपने बयानों से मुकर जाता है। वह अदालत के सामने बयान नहीं देता है और गवाही को तोड़ देता है, जिसके बाद दिन प्रतिदिन केस कमज़ोर होता चला जाता है। पहले बीना रमानी ने पुलिस को अपने बयानों में बताया था रेस्टोरेंट की मालकिन ने कि उन्होंने जेसिका लाल को गोली मारकर मनु शर्मा को हाथ में पिस्तौल पकड़े भागते देखा है। लेकिन बीना रमानी भी अदालत के सामने अपने बयानों से मुकर गईं और उन्होंने जज के सामने कहा कि मैं ये पक्का दावा नहीं कर सकती हूँ कि पिस्तौल हाथ में पकड़कर भागने वाला शख्स मनु शर्मा ही था, कोई और भी हो सकता है। इस तरह से अब केस दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला गया। लिहाजा अब सरकमस्टेंशियल एविडेंसों की जांच होती है। क्राइम सीनरी से जो पुलिस ने खोखे बरामद किए थे, उन खोखों के जब सैंपल देखे जाते हैं तो पता लगता है कि ये सभी खोखे अलग अलग बंदूकों के हैं। अब सरकमस्टेंशियल एविडेंस भी कमज़ोर पड़ने लगते हैं। लिहाजा जहां साइन मुंशी ने
कहा था अदालत के सामने कि वो हिंदी बोलना बिल्कुल भी नहीं जानता है और ना ही हिंदी पढ़ना जानता है। उसने तो पुलिस के लिखे पर खाली साइन किए हैं, उसे नहीं है पता कि पुलिस ने क्या बयान लिख दिए। यहाँ पे से केस और ज़्यादा कमज़ोर होता है। कुल इसमें 19 गवाह गुजरते हैं। 19 गवाहों में 17 गवाह पूरी तरह गवाही से मुकर जाते हैं। दो ही गवाह ऐसे थे जो कि अपनी गवाही पे अड़े रहते हैं। एक तो था बीना रमानी का पति जॉर्ज मेल होल्टन, दूसरी थी बीना रमानी की लड़की मालिनी रमानी। ये दो ही गवाह गवाही देते हैं और अदालत में जज के सामने जेसिका लाल पर गोली चलाने वाले मनु शर्मा की पहचान करते हैं। लेकिन ये दो गवाह काफ़ी नहीं थे, इसीलिए 12 अप्रैल 2005 को जमानत मिल जाती है मनु शर्मा को भी दिल्ली के हाई कोर्ट से, और जमानत पे वह बाहर आ जाता है। दोस्तों, इस केस के सभी आरोपी जमानत पे बाहर तो आ गए थे, लेकिन अभी भी पब्लिक को कुछ उम्मीद थी कि पुलिस को कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे कि इन गुनाहगारों को सजा मिल सके। लेकिन ये आखिरी उम्मीद भी टूटती है 21 फरवरी साल 2006 को। 21 फरवरी साल 2006 को एडिशनल सेशन कोर्ट में पूरी सुनवाई होती है, और केस की सुनवाई होने के बाद, तमाम गवाह टूट जाने के बाद और सबूत भी झूठे साबित हो जाने के बाद, एडिशनल सेशन कोर्ट के जज एस एल भयाना इन सभी आरोपियों को बरी कर देते हैं। किसी भी आरोपी पे जुर्म साबित नहीं होता है, लिहाजा ये सभी लोग बरी हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस केस को बरी किया था एस एल भवाना ने, जो कि एडिशनल सेशन कोर्ट के जज थे। फिलहाल दोस्तों, बरी तो ये केस हो गया था, लेकिन इस केस में श्याम सुंदर शर्मा को भी बरी कर दिया गया था। श्याम सुंदर शर्मा, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की पत्नी के भाई थे, यानी कि उनके साले थे। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि इसमें पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। लिहाजा सभी आरोपियों को बेगुनाह मानते हुए अदालत ने युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह को भी बरी कर दिया था। इसके अलावा चार्टेड अकाउंटेंट हरविंदर चोपड़ा, वहीं दिल्ली के मोहाली का रहने वाला विकास गिल, और दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन राजा चोपड़ा, वहीं आपको बता दूं अमित चिंगन को भी इस केस में आरोपी बनाया गया था। ये कुछ मुख्य आरोपी थे। कुल मिला के और भी अन्य आरोपी थे, जो कि 12 आरोपी थे, लेकिन ये जो थे मुख्य आरोपी थे। फिलहाल दोस्तों, जो अमित चिंगन थे, इन पे आरोप लगे थे कि इन्होंने क्राइम सीनरी से जेसिका लाल के खून के धब्बे मिटाए थे। दोस्तों, अब ये लोग सभी बरी हो चुके थे और केस छूट गया था। लेकिन इधर जैसे ही 21 फरवरी साल 2006 को केस बरी होता है, वहीं आपको बता दूं कि देश भर में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, एहतजाज मुजाहरे प्रोटेस्ट होने लगते हैं, जिसके बाद दिल्ली का हाई कोर्ट फिर से संज्ञान लेता है और 24 फरवरी को दिल्ली की पुलिस को फिर से इस केस की नए सिरे से जांच करने को कहता है। लिहाजा होता यह है कि दिल्ली पुलिस जो है फिर से इस केस की जांच में लग जाती है। लेकिन साल 1999 में जिन आला अधिकारियों ने जांच की थी, साल 2006 तक दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी बदल चुके थे। अब नए आला अधिकारी आए थे और दूसरे राउंड की जांच साल 2006 में हाई कोर्ट के आदेश पे शुरू हो गई थी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने जब जांच पड़ताल करी, तो जांच पड़ताल में पुलिस बताती है कि दरअसल इसमें दिल्ली पुलिस ने जो है खेला किया है। इस केस के जो मुख्य जांच अधिकारी थे सुलेंदर शर्मा, इन्होंने जानबूझ के इस केस में बड़ी लापरवाही की है। वहीं दिल्ली पुलिस बताती है कि CFL टीम के जो अधिकारी थे रूप सिंह, इन्होंने जो अदालत में खोखले जमा करे थे, ये जानबूझ के अलग अलग बंदूकों के खोखले जमा करे थे, जिससे कि आरोपियों को बरी करवाया जा सके। दोस्तों, ये पुलिस की इंटरनल जांच रिपोर्टें बता रही थी। दोस्तों, अभी पुलिस जांच पड़ताल में लगी ही हुई थी कि जनाब जाने माने एक खोजी पत्रकार तहलका खुलासा करता है
कि दरअसल इस केस में जो साइन मुंशी मैन गवाह था, उसने गवाही जानबूझ के तोड़ी थी और दबाव में तोड़ी थी या फिर मोटी रकम लेकर तोड़ी थी। वहीं खुलासा होता है तहलका की तरफ से कि साइन मुंशी गवाह जो ये कह रहा था कि अदालत में हम हिंदी नहीं जानते हैं, ना पढ़ना जानते हैं, ना बोलना जानते हैं। तहलका खुलासा करता है खोजी पत्रकार कि जनाब ये झूठ बोलता है। इसके अलावा जो खोजी पत्रकार तहलका है वो ये भी कहता है कि CFL टीम के अधिकारी रूप सिंह ने जो अदालत में खोखले अलग अलग बंदूकों के जमा करे थे वो जानबूझ के जमा करे थे और उनका मतलब ही था कि आरोपियों को बरी कराया जा सके। जब 2006 में 21 फरवरी को एडिशनल सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो उस वक्त भी एस भवाना जज ने फैसला सुनाते वक्त टिप्पणी की थी कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने आरोपियों को बरी कराने के लिए ही अपनी ताकत का इस्तेमाल किया हो। फिलहाल होता यह है कि अब दिल्ली पुलिस जो है दूसरे राउंड की जांच में 3 मार्च को हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर देती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की जांच लगातार जारी रहती है और खोजी पत्रकार तहलका ने जो भी खुलासा किया था ये 27 सितंबर साल 2006 को किया था। लिहाजा दिल्ली पुलिस की जांच पड़ताल लगातार जारी रहती है और जांच पड़ताल होती रहती है। इधर हाई कोर्ट में सुनवाई भी फिर से शुरू हो जाती है। लिहाजा हाई कोर्ट जो है 3 अक्टूबर को लगातार हेयरिंग का इस केस में ऑर्डर जारी कर देता है। लगातार 25 दिन तक हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई इस केस की दोबारा चलती रहती है। फिलहाल होता यह है कि 29 नवंबर को हाई कोर्ट जो है अपना फैसला बरकरार रखता है और फिर 18 दिसंबर साल 2006 को हाई कोर्ट फिर से इन आरोपियों पे दोष साबित होने के बाद सिद्धार्थ विशिष्ट उर्फ मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाता है हाई कोर्ट। वहीं विकास यादव को 4 साल की सजा सुनाता है। वहीं अमरदीप किल को भी 4 साल की सजा हाई कोर्ट सुनाता है। वहीं आपको बता दूं कि आलोक खन्ना को भी 4 साल की सजा सुनाई जाती है। बाकी सभी अन्य आरोपियों को हाई कोर्ट भी बरी कर देता है। दोस्तों, अब जेसिका लाल के हत्यारों को सजा तो भले ही मिल गई हो लेकिन जेसिका लाल के परिवार में कोई भी अब नहीं बचा है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि सजा पाए सभी आरोपी सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं गुहार लगाने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उस पर अपनी मोहर लगा देता है। लिहाजा इधर जेसिका लाल के परिवार में अब कोई भी नहीं बचा। भले ही हत्यारों को सजा मिल गई हो लेकिन जेसिका लाल जिसने खुद अपनी जान से हाथ धो दिए और साल 2006 में जब एसेल भवाना ने इस केस को छोड़ा था तो जेसिका लाल के पिता को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था जिसकी वजह से वह बीमार पड़ गए और कुछ समय के बाद उनकी मौत हो गई थी। और इससे पहले इसी सदमे में जेसिका लाल की मां की भी मौत हो गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि ये गवाह जो थे डराए धमकाए गए थे और कुछ गवाहों को मोटा पैसा भी दिया गया था। रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी ने जेसिका लाल की बहन समरीना लाल से कहा था कि इन लोगों से पंगा मत लो। लिहाजा होता ये है कि साइन मुंशी सहित जो CFL टीम के अधिकारी थे रूप सिंह जिन्होंने जानबूझ के अदालत में खोखले अलग अलग बंदूकों के दिए थे ताकि इन आरोपियों को छुड़ाया जा सके, उन पे भी हाई कोर्ट में केस हो जाता है और साइन मुंशी पे भी केस हो जाता है। इसके अलावा जितने भी गवाह टूटे थे अदालत में झूठ बोलने और बयानों को तोड़ने तथा किसी के दबाव में आकर अदालत के सामने झूठ बोलकर अदालत को बेवकूफ़ बनाने के आरोप में 19 लोगों पर हाई कोर्ट से मुकदमा शुरू हो गया था। आपको बताते चलें कि जनाब जेसिका लाल की जो बहन हैं सबरीना वो भी लीवर की पेशेंट चल रही थी, लेकिन इधर जो मनु शर्मा है वो जेल चला गया और जनाब इसने 17 साल तक लगातार जेल काटी थी
उसके बाद इसके रिकॉर्ड को देखा गया और फिर इसके पिता विनोद शर्मा के रिकॉर्ड को देखा गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मनु शर्मा और उसके पिता के रिकॉर्ड को देखते हुए साल 2020 में मनु शर्मा की सज़ा माफ़ कर दी और फिर वो साल 2020 में रिहा होकर आ गया। जो जेसिका लाल की बहन थीं सबरीना लाल, उन्होंने मनु शर्मा की रिहाई का विरोध तो नहीं किया था, बल्कि सबरीना ने ये तक कहा था कि अगर मनु शर्मा जब ही माफ़ी मांग लेता तो हो सकता है कि मेरी माँ उसे जब ही माफ़ कर देती, लेकिन इसने माफ़ी भी नहीं मांगी। दोस्तों, साल 2020 में मनु शर्मा रिहा हुआ था, लेकिन साल 2021 में सबरीना की भी मौत हो गई थी लीवर की बीमारी के चलते। इधर जो जेसिका लाल के हत्यारे हैं वो अब पूरी जिंदगी अपनी शान शौकत के साथ और आज़ादी के साथ जी रहे हैं, लेकिन जेसिका लाल के परिवार में अब कोई भी नहीं बचा है। आपको बता दें कि जो मनु शर्मा के भाई हैं कार्तिक ए शर्मा, ये राज्यसभा एमपी हैं, क्योंकि इन्होंने साल 2022 में कांग्रेस के अजय माखन को हराया था और अजय माखन को हराने के बाद ये राज्यसभा एमपी बन चुके हैं। इसके अलावा जो मनु शर्मा के भाई हैं कार्तिक ए शर्मा, ये आईवी टीवी मीडिया नेटवर्क के हेड हैं और इनके दर्जनों चैनल और दर्जनों अखबार भी इसी के अंतर्गत चलते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है? पूरी कहानी जेसिका लाल मर्डर केस की आपके सामने रख चुका हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ? तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं की कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं की कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से दो कदम दूर रहो। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक दिन पकड़ा जाता है। इस कहानी से भी हमें कुछ ऐसी ही सीख मिलती है। आप लोग पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं की कहानियां सुनाने का मतलब है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही आप लोगों से मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।